हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में सेकेंड ईयर में MPSE 004 का सब्जेक्ट है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में कंफर्म पूछने जाने वाले हैं। और इसके अलावा जो भी बच्चे इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस हैं और आंसर जो है इसके ओनली हिंदी में, अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर के थ्रू इसे कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक पेड पीडीएफ है। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, भारत में राज्य की राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखो, कई तरीके से पेपर में आता है। सबसे पहली बात तो भारत की राज्य की राजनीति के अध्ययन में आपसे पेपर में या तो प्रणालीगत पूछेगा, मार्क्सवादी पूछेगा इसमें भी, और या फिर उत्तर आधुनिकवादी पूछेगा। तीनों में से एक पूछेगा या डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा है तो आप तीनों लिख दो। अगर किसी सेपरेट जैसे मार्क्सवादी के बारे में पूछे तो मार्क्सवादी ही बताना पड़ेगा, और आपसे उत्तर आधुनिकवादी पूछेगा तो उत्तर आधुनिकवादी ही आपसे आपको फिर बताना पड़ेगा। तो याद रखना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि रेगुलरली हमारी वीडियोस जैसी आप लोगों के पास आए, आपको अपडेट मिलता रहे, तो आप हमारी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि हम देखते हैं हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत सारी वीडियोस को देखती है लेकिन वो सब्सक्राइब कम करती है। तो आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है, ताकि हम आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियो बनाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो उसको सबसे पहली बात क्या करना है, आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले उसका इंट्रो, फिर उसकी मेन बॉडी और लास्ट में उसका निष्कर्ष। तो भारत की जो राजनीति है वो एक काफ़ी जटिल है। जटिल का मतलब है अब आसानी से इसको समझा नहीं जा सकता। इसका रीज़न क्या है, हमारे देश में बहुत विविधता पाई जाती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की संस्कृति और साथ ही साथ अलग अलग भाषाई के लोग और अलग अलग तरह की विचारधारा के लोग भी हैं। और साथ ही साथ भारत की राजनीति में जाति धर्म का भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाए किस चीज़ को, भारत की राज्य राजनीति को समझने के लिए। भारत की राज्य राजनीति है, इसका अध्ययन केवल संस्थागत ढांचे का अध्ययन नहीं है। अगर आप भारतीय राज्य राजनीति को समझना चाहते हो तो केवल आप हमारे देश की संस्थाओं का अध्ययन कर लो और सोचो भारत की राज्य राजनीति हम समझ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कई बार कई राज्यों में तो ऐसा भी हमको, या भारत के कई पड़ाव पे हमको ऐसा देखने को मिला है कि राजनीति का स्ट्रक्चर कुछ और कहता है और राजनीति काम कुछ और कर रही है। हम इसमें देखते हैं सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे भारत की राज्य राजनीति को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर अब इसके बारे में हम नीचे वर्णन करेंगे। सबसे पहली बात तो हम प्रणालीगत जो दृष्टिकोण हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच है उसके बारे में। यह दृष्टिकोण राज्य की राजनीति को एक व्यवस्था के रूप में देखता है। याद रखना है, इसमें इनपुट यानी जनता की जो मांग होती है और आउटपुट यानी सरकार की जो नीति है उनके बीच का आदान प्रदान है। सिस्टमैटिक में क्या है कि जनता मांग करती है, इनपुट है, और आउटपुट कौन है। जब भी हम इनपुट में जैसी कमांड देते हैं, आउटपुट हमें कुछ उस प्रकार का मिलता है। तो जनता जैसी मांग करती है, सरकार उसी प्रकार की क्या करती है, नीतियाँ बनाती है, या उसी प्रकार के हमारे लिए निर्णय लिए जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आलोचना की बात करें इसकी, तो इसका मुख्य दोष यह है कि ये केवल संवैधानिक और प्रशासनिक संस्थाओं जैसे विधानसभा, चुनाव आयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। जो प्रणालीगत दृष्टिकोण है ये बेसिकली जो हमारी संस्थाएं हैं केवल उनका अध्ययन पे ज़्यादा जोर देता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसके अंदर अगर आप और भी देखोगे तो ये हमारे सामाजिक संघर्षों और जो असंतुलन है उसकी क्या करता है, उपेक्षा करता है, ये वाला प्रणालीगत दृष्टिकोण। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में क्या है कि यह दृष्टिकोण भारतीय राज्य को वर्ग संघर्ष के चश्मे से देखता है। आपको मार्क्सवाद के बारे में तो मास्टर्स तक आप आगे आप समझ गए होंगे कि जब भी मार्क्सवाद की बात करें तो वो हमेशा एक ही चीज को हमेशा ले आती है, वो है वर्ग संघर्ष। अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण, ताकतवर के द्वारा गरीबों का शोषण। तो हमेशा ये दो क्लास बनाता है, जिसमें एक शोषित वर्ग होता है, सर्वहारा वर्ग होता है, और दूसरा हमारा बुजुर्गा वर्ग होता है जो कि ताकतवर।
सर्वहारा जो होता है कमजोर वर्ग होता है। तो ये वर्ग संघर्ष के रूप में देखते हैं राज्य को, जहाँ राज्य जो है वो सत्ता पर जो है बुजुर्वा यानी जो शासक वर्ग है वो अपने हाथ में सारा का सारा कंट्रोल ले लेता है। उसने शासन, प्रशासन, पुलिस, नियम, कानून सब कुछ अपने हितों की रक्षा के लिए बना रखे हैं और इसके ज़रिए वो जनता पे शासन करते हैं और बेचारे शासित लोग जो हैं, जो आपका सर्वहारा वर्ग है, वो उनकी नीतियों को चुपचाप सहता चला जाता है। आलोचना क्या है इसके अंदर कि ये केवल आर्थिक केंद्रित दृष्टिकोण है, याद रखना है। इसमें जाति, धर्म और भाषाई पहचान को अगर हम देखें राजनीति में बहुत कम स्थान दिया गया है, लेकिन भारतीय राजनीति में आप सबको पता है जाति जो है, धर्म जो है, वो भाषा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, उस क्षेत्र में मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, बस आप इसको एक एग्ज़ाम्पल समझना। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, उस क्षेत्र में हिंदू ज़्यादा रहते हैं और मान लो कल को मेरा कोई मित्र है, मेरा कोई ख़ास दोस्त है और वो मुस्लिम है। अब वो कल को चुनाव में खड़ा हो गया, तो आपको क्या लगता है, चाहे वो कितना भी योग्य हो, चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो, उसका धर्म उसकी मेजॉरिटी से मैच नहीं करता ना, वो चुनाव में जीत नहीं पाएगा, जल्दी जीत नहीं पाएगा। हाँ, एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अपवाद होता है, लेकिन बट यहाँ पर जनरली हम इसी तरीके से देखेंगे कि वो ना के बराबर जीत पाएगा। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण केवल पे जोर देना, भारतीय राजनीति को समझना बिल्कुल उचित नहीं है। अगला है आपका उत्तर आधुनिकवादी दृष्टिकोण। यह महान जो है आपका आख्यानों जैसे राष्ट्रवाद या एकल मॉडल को नकारते हैं और स्थानीय और जो आपकी पहचान आधारित विखंडित राजनीति पर क्या करते हैं, जोर देते हैं। ये क्या करते हैं, विखंडित राजनीति पर जोर देते हैं, ये अपनी पहचान को बढ़ाने की बात करते हैं, याद रखना आप सभी को। और ये दलित, आदिवासी और महिलाओं के जरिए समाज में जो सामूहिक राजनीति है उसको प्रमुखता देते हैं, याद रखना है आपको कि ये इसमें जो भी सामाजिक वर्ग है उसके हिसाब से राजनीति में राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। आलोचना की बात करें तो इस आलोचना को यह कहा जाता है कि यह दृष्टिकोण राज्य की एकता को कमजोर करती है। सबसे पहली बात, ये दृष्टिकोण क्या करता है, राज्य की एकता को क्या करता है, कमजोर करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, राजनीतिक अराजकता की स्थिति को पैदा कर सकता है। ये क्या कर सकता है, राजनीति की अराजकता की स्थिति को क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं अब अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पड़ाव की तरफ, जो कि इसका निष्कर्ष है। निष्कर्ष में कहेंगे तो कि भाई भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए किसी भी दृष्टिकोण पर एक ही अगर दृष्टिकोण पर हम निर्भर रहें तो वो पर्याप्त नहीं है। अगर हम जब तक सभी दृष्टिकोणों को समावेश नहीं करेंगे तब तक हमारी जो अध्ययन करने की जो अध्ययन करने की हमारी मानसिक क्षमता है वो पूर्ण रूप से उसमें नहीं लग पाएगी। केवल संस्थागत ढांचे का हम अध्ययन कर लें तो उसके बारे में पता चल जाएगा, या आर्थिक सामाजिक नीतियों को केवल हम पढ़ लें या उससे जुड़े हुए मुद्दों को पढ़ लें तो वो समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सबका समन्वय करना पड़ेगा। हमें प्रणालीगत, हमें मार्क्सवाद और हमें उत्तर आधुनिकवादी तीनों दृष्टिकोण को क्या करना होगा, अच्छी तरीके से उपयोग करना होगा। इसके बाद ही हम भारतीय राज्य राजनीति को हम समझ पाएंगे। और आपको पता है आपकी बुक का नाम भी यही है, तो ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि भारत में विविधता की प्रकृति और विविधता किस किस रूप में, भाषाई रूप में, धार्मिक रूप में, जातीय रूप में, क्षेत्रीय रूप में। ये मैंने आपके हिंट के लिए लिख दिया है, ये लिखा नहीं आएगा पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भारत में विविधता की प्रकृति और राज्य के राजनीति पर इसके क्या प्रभाव है। सबसे पहले बात, भारत में कौन कौन सी विविधताएं हैं और उसका राजनीति पर क्या प्रभाव है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो हर क्वेश्चन की तरह इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो इसमें हम बात करते हैं भारत की जो विविधता है वो विश्व में अद्वितीय है, यानी भारत जो है बड़ी ऐसी देशों में से एक है जो भारत की संस्कृति जो है पूरे विश्व में प्रख्यात है और वो विविधता वाला देश है। यहाँ पर भाषाई, धार्मिक, जातिगत, क्षेत्रीय है ना, इस आधार पर बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। और लेकिन इतनी विविधता होने के बाद में भी भारत जो है वो आपस में एक संगठित होकर एक देश के रूप में काम कर रहा है और ये भारत को मजबूती प्रदान करती है, भारत की राजनीति को आकार देने वाली प्रमुख कारण भी है। और भारत की राज्य राजनीति में इन मुद्दों की, यानी जो ये विविधता है, इसके कई सारे मुद्दे हैं जो कि हम निम्नलिखित बातों के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं, हमारे देश में जो विविधता है इसकी वजह से राजनीति पर क्या प्रभाव है। सबसे पहले भाषा की विविधता। स्वतंत्रता के बाद ही भाषा के आधार पर भारत में राज्यों के पुनर्गठन की बात हुई है, आप सबको पता है। सबसे पहला जो भाषा के आधार पर राज्य बना था वो कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था।
जो कि आप सभी का तमिलनाडु से अलग होकर बना था। तो याद रखना है। तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग भी बनाया गया है और ये भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने भाषा की अस्मिता को राजनीति का केंद्र बना दिया। भारत में जो भी अगर राजनीतिगत फैसले लिए जाते हैं वो भाषा को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो भाषाओं की पहचान के आधार पर हुए हैं, जिसमें से अगर हम केंद्र राज्य के संबंधों की बात करें तो उसमें भाषाई स्वायत्तता की मांग बनी रही है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारों का हमेशा केंद्र सरकार की तरफ से दबाव डालने का ये रुख रहा है कि आप हमारी भाषा को भी संरक्षण प्रदान करें, आप हमारी भाषाओं को भी प्राथमिकता दें। या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जब हिंदी या फिर कोई अन्य जैसे अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है तो बाकी ऐसे राज्य जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को नहीं जानते तो वो कहीं ना कहीं केंद्र के ऊपर दबाव डालने का प्रयास करते हैं इस मामले में भी। ये भी याद रखना है आप सभी को। इसके अलावा धार्मिक विविधता की बात करें तो धार्मिक विविधता, धार्मिक पहचान अक्सर वोट बैंक की राजनीति और चुनावी लामबंद पर आधारित है। भारत में क्या है, धार्मिक राजनीति बेसिकली वोट बैंक की राजनीति और साथ ही साथ में चुनावी लामबंदी पर आधारित है। सांप्रदायिक आधार पर अगर हम ध्रुवीकरण की बात करें तो राजनीति और सामाजिक सद्भाव का प्रभाव भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें धार्मिक आधार पर जो लोग अल्पसंख्यक हैं, ध्यान रखना उस पर थोड़ा चिंता का विषय बन जाता है क्योंकि कई बार जिन क्षेत्रों में वो अल्पसंख्यक में है तो लोग उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। सरकार द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है वो उनको नज़रअंदाज कर दी जाती है, परंतु उन्हें नज़रअंदाज या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि उनको भी सम्मान करना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला है आप सभी का जातीय विविधता। तो भारत में जाति एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण है। विभिन्न जातियों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए राजनीतिक स्तर पर अपनी पार्टियां भी बना ली है और जिसमें राज्य स्तर पर दलितों की पार्टी है या फिर पिछड़े वर्ग की जो पार्टी है, इन्होंने सशक्त रूप से अपनी भूमिका भी निभाने में मदद करी है और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी बनकर उभरी भी है जो क्या कर रही है, अपनी खास पहचान बनाए रख रही है। जातिगत पहचान के प्रभुत्व ने प्रतिनिधित्व को भी जन्म दे दिया है। अब ध्यान रखना, जातिगत जो प्रभुत्व है, जिस जाति की ज्यादा संख्या में लोग हैं तो उन्होंने क्या कर दिया है, कम संख्या में भी लोग हैं तो लोगों ने जाति के आधार पर ही राजनीतिक पार्टियां बना दी है और वो राजनीतिक पार्टियां केवल अपनी जाति का ही प्रतिनिधित्व भी करती है और उनके संसाधनों के लिए, उनके लिए नीतियों को सीधी तौर पर उन्हीं के फायदेमंद के लिए बनाती है। याद रखना आप सभी को। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी पार्टियां और हमने ऐसे क्वेश्चनों को भी ऐड किया है जो इसको और ज्यादा क्लियरिफाई करेगा आपको आगे लिखने में आंसर। क्षेत्रीय विविधता, तो भौगोलिक और आर्थिक असमानता हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर पर्वतीय इलाका है तो कहीं पर आपका मरुस्थलीय है, कहीं पर मैदानी है, तो भौगोलिक असमानता है हमारे देश में। आर्थिक असमानता भी देखने को मिलती है, कोई राज्य अमीर है, कोई राज्य गरीब है, किसी राज्य में ज़्यादा संसाधन है, किसी में कम संसाधन है। इससे क्या होता है, क्षेत्रीय असंतोष पैदा हो रहा है हमारे देश में। और जो ये क्षेत्रीय असंतोष जो उत्पन्न भी हो रहा है तो ये बेसिकली क्या है कि राज्य के अंदर स्वायत्ता को जन्म दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पर्वतीय इलाके, बहुत सारे राज्यों में पर्वतीय इलाकों में क्या कर रखा है, स्वायत्ता दे रखी है, आप सभी को पता ही होगा। क्षेत्रीय जो अस्मिता की मांग है, बहुत सारे राज्य जो है वो क्या कर रहे हैं, आज अपने लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं, उन लोगों के संसाधन रिजर्व की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रीय अस्मिता की मांग अक्सर विकास के मुद्दों को जोड़कर राज्य की राजनीति को एक शक्तिशाली जो है शक्ति के रूप में उभारती है। अलग अलग क्षेत्रों में जो डिमांड है या अलग अलग क्षेत्रों की जो मांग है वो राज्य को एक मजबूती भी प्रदान करती है और काफ़ी हद तक कई बार उसको कमज़ोर भी करती है, क्योंकि उनके जो क्षेत्रों के मुद्दे जो होते हैं वो हमारे देश के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो हम यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं विविधता भारतीय राजनीति का वह आधार है, इसमें गतिशीलता और चुनौती दोनों बनी हुई है और विविधता की वजह से ही अगर हम देखें तो हमारे देश में लोकतंत्र जो है उसमें लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों को चुन रहे हैं, वो अपने हिसाब से लोगों को चुन रहे हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। इससे हालांकि कई बार संघर्ष, अलगाववाद की बात भी भावनाएं उत्पन्न होती है, परंतु ये लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है। ये लोगों के जो विचार हैं उनका सम्मान की बात होती है। यहाँ पर आपसी सहयोग, आपसी जुड़ाव और एक दूसरे के साथ में समावेशी विकास की भावना को भी उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी का। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संघवाद की प्रकृति और चुनौतियों और केंद्र और राज्य के संबंध में बदलाव बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मैं पहले ही बता दूं, बहुत ज़्यादा। जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संघवाद की प्रकृति, चुनौतियां और केंद्र और राज्य में कैसे बदलाव आ रहा है, कैसे खराब हो रहे हैं। ठीक है, मेन तो बात ये है इसके अंदर।
तो परिचय की बात करें तो भारतीय संघवाद की प्रकृति अर्ध संघीय है, यानी आप सभी को ध्यान रखना है हमारा देश जो है वो अमेरिका की तरह पूर्ण रूप से संघवादी नहीं है, अर्ध संघवादी है। इसमें के.सी. हेयर जो है आप सभी को उन्होंने परिभाषित किया है कि भारतीय संविधान में केंद्र जो है वो मजबूत है और जो राज्य है वो कहीं ना कहीं केंद्र की तुलना में कमजोर है। साथ ही साथ में राज्यों को उसकी सीमा में स्वायत्ता भी दी गई है, यानी राज्य को जो स्वायत्ता भी दी गई है, राज्य किस हिसाब से अपने फैसले लिए जा सकता है। शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह व्यवस्था विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है, क्योंकि अगर हमारे एक राज्य को ज़्यादा अधिकार दे देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वो जो आपस में सहयोगात्मक है वो सहयोगात्मक ना रहे, इसकी वजह से भी। अगला, भारतीय संघवाद की प्रकृति बतानी है इसमें, तो संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। याद रखना आप सभी को, हमारे संविधान में क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है, फिर भी केंद्र को विशेष परिस्थितियां यानी विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे आपातकाल और अधिक शक्ति प्रदान की गई है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। दूसरी बात क्या है कि इसमें अक्सर सहयोगी आप सबका सहयोगी संघवाद के रूप में इसको देखा जाता है, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है। इसमें केंद्र और राज्य मिलकर राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। लेकिन कई बार हम ऐसा भी देखते हैं जब केंद्र में अलग सरकार हो और राज्य में अलग सरकार हो तो वो आपस में सहयोग नहीं करते। याद रखना आप सभी को, तो हमारा देश का जो संघवाद है वो कैसा संघवाद है, आप सभी का सहयोगी संघवाद भी है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं। अब संघवाद के सामने चुनौतियों की बात करें तो क्षेत्रीय असमानता, राज्यों के बीच में विकास का अंतर है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, केंद्र में अलग सरकार है, तो केंद्र अपनी मर्जी से जो उसको सपोर्ट करने वाली राज्य की सरकार होगी या जहाँ से उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा वो उसको ज़्यादा नीतियां या लाभ प्रदान करता है। तो केंद्र राज्य के बीच में विकास का अंतर होता है और केंद्र राज्य के संबंध में यही तनाव पैदा कर देता है जो क्षेत्रीय असमानता है। दूसरा है राज्यपाल की भूमिका, आप सभी को पता है राज्य में केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया मोहरा होता है राज्यपाल, वो किसी भी राज्य के अंदर आपातकाल लगवाने का कार्य करने के लिए प्रमुख हो सकता है। और राज्य जब अपने नियमों को लागू करवाना चाहता है तो वो राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजता है कोई भी अपना बिल, तो राज्यपाल चाहे तो उसे राष्ट्रपति की तरह, जैसे राष्ट्रपति के पास पावर होती है किसी भी विधेयक को लंबे समय तक अटकाए रख सकता है, तो ये काम भी वो कर सकता है। तो इसी वजह से केंद्र द्वारा राज्यपालों के थ्रू राज्य में हस्तक्षेप हो जाता है उसका, और उसके द्वारा राज्य की सरकार के मामले में हस्तक्षेप का एक जो मुद्दा है विवादित माना जाता है। अगला, वित्तीय निर्भरता, अगर हम देखें केंद्र सरकार के ऊपर ही राज्य सरकार ज़्यादातर निर्भर है। राज्य अक्सर वित्तीय संसाधनों के लिए केंद्र पर निर्भर है, जो कि उसकी नीतिगत स्वायत्ता को प्रभावित करती है। अब सीधी सी बात है, जो ऐसा स्टेट है जिसका फायदा केंद्र सरकार को ज़्यादा मिलता है, केंद्र सरकार के लिए ज़्यादा बेनिफिशियली है, तो उसको ज़्यादा वो बजट देती है। इसके अलावा आपका अंतर राज्य विवाद, कई बार नदी के जल बंटवारे को, सीमा विवाद को लेकर, जंगल को लेकर राज्यों के बीच में विवाद खड़ा हो जाता है, तो ये हमारे संघवाद के सामने सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है। अब केंद्र राज्य के संबंधों में बदलाव की बात करें तो गठबंधन की राजनीति के बाद यानी 1990 के दशक के बाद से केंद्र और राज्य के बीच में गठबंधन का दौर चला है और क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ने की वजह से राष्ट्रीय नीतियों में भी उनका जो योगदान है वो बढ़ गया है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है केवल अपने क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, अब वो राष्ट्रीय मुद्दों को भी प्रभावित कर देते हैं काफ़ी हद तक। याद रखना है आप सभी को, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों हैं, दोनों को सहयोग बनाकर आपस में काम करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे आप सभी का आता है संस्थागत सुधार, यानी आपका सरकारी और जो आपका पूंजी आयोग है आपका, जैसे समितियां जो है उसकी सिफारिशें केंद्र राज्य से संबंधित पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर बल देता है, यानी केंद्र राज्य के संबंधों को कैसे अधिक सुधारा जा सकता है इसके बारे में वो बात करता है। सहकारी संघीय मंच भी बनाए गए, जैसे नीति आयोग के द्वारा क्या है, इसके द्वारा ऐसे मंचों का निर्माण किया गया है जो केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद है तो उस विवाद का वो क्या करती है, निपटारा करती है, और साथ ही साथ में दोनों के संबंधों को बेहतर भी बनाने का प्रयास करती है। निष्कर्ष के रूप में कहें तो भारतीय संघवाद निरंतर विकसित हो रहा है और इसके सामने कई सारी चुनौतियां भी बनी हुई है। क्षेत्रीय दलों का उदय हो रहा है, सहकारी संघवाद के प्रति रुझान बढ़ रहा है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध अधिक जो है लोकतांत्रिक संतुलन बनने की कोशिश कर रहे हैं, सकारात्मक रूप से देश में विकास के लिए कार्य हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं और हमारे देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए केंद्र को अधिक बलशाली बनाना काफी उचित है, नहीं तो हमारे देश में अलगाववाद या फिर हर एक राज्य द्वारा स्वायत्ता की मांग करना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का,
भारतीय संविधान के तहत राज्यों के साथ शक्तियों जैसे विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय वितरण के बारे में और सरकारी जो आपकी पूंजी आयोग है इसकी सिफारिशों पर प्रकाश डालना है आप सभी। क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये तो डायरेक्टली समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या कहा गया है, देखो ध्यान से यहाँ पर कि यह विभाजन यानी शक्ति का जो विभाजन है संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। इसका अगर आप जानना चाहते हो कि शक्ति का विभाजन किस हिसाब से किया गया है, तो आप भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची को पढ़ लो। और इसका उद्देश्य देश में क्या है, एकता बनाए रखना, राज्यों को जो है स्वायत्ता के साथ संतुलित रखना, भारत के साथ बनाए रखना, भारत में कानून व्यवस्था बनाई रहे, इस चीज़ का सबसे पहली बात तो शक्ति का वितरण किया गया। तो किसमें किया गया, 7वीं अनुसूची में। तो विधायी शक्ति जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में अगर देखें तो 3 प्रकार से हमने शक्तियों का विभाजन किया गया है। सबसे पहले संघ सूची, दूसरे नंबर पे आप सभी का राज्य सूची और तीसरे नंबर पे आपका समवर्ती सूची। संघ सूची में इसमें ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिसपे केवल कानून जो है संसद बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग है। जो राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं उनको केंद्र के अंडर रखा गया है, केंद्र सरकार या संसद उस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची में जिसमें पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य ऐसे मुद्दे हैं जो क्या है कि महत्वपूर्ण है और इस वजह से राज्य की विधानसभाएं उस पर कानून बना सकती है। अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं ने अलग अलग कानून बना रखे हैं। अगला समवर्ती सूची है, इसमें ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, परंतु मान लो किसी एक विषय पर दोनों ने कानून बनाया तो केंद्र का माना जाएगा कि केंद्र अधिक शक्तिशाली है। देखो विवाद की स्थिति में केंद्र को माना जाएगा, इसी स्पष्ट वर्णन कर दिया आपका। इसमें कौन कौन से विषय हैं, जैसे शिक्षा, वन, विवाह, ये सब मुद्दे हैं जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पे क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अगला है आप सभी का प्रशासनिक शक्ति। अगर हम बात करें तो केंद्रीय सरकार को निर्देश दे सकती है, केंद्र जो है वो राज्य सरकार को क्या कर सकती है, निर्देश दे सकती है ताकि राज्य में कार्यपालिका संघीय कानून का पालन करे। याद रखना अनुच्छेद 256 और 257 में केंद्र को इस संबंध में क्या है, बहुत ज़्यादा व्यापक अधिकार दिए गए। क्या अधिकार दिए गए कि भाई जो संघीय कार्यपालिका है वो राज्य को क्या कर सकती है, दिशा निर्देश दे सकती है कि किस हिसाब से उसको काम करना है, और ऐसी स्थिति में वो उसको फैसले मानने पड़ेंगे। दूसरा वित्तीय शक्ति, करों का विभाजन भी संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। केंद्र के पास में बजट का यानी जो करों का बहुत ज़्यादा स्रोत है, जैसे निगम कर, सीमा शुल्क कर, और राज्य के पास में बिक्री कर, जीएसटी के बाद मतलब वो भी मिला हुआ है। ये सब भू राजस्व वगैरह भी स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। और वित्त आयोग अगर हम देखें तो वित्त आयोग जो होता है वो उसके माध्यम से राज्यों को राजस्व मिलता है। याद रखना आप सभी को। तो जो फाइनेंस हमारा पूरा कमीशन है वो इस चीज़ की देखरेख करता है। सरकार और आपका पूंजी आयोग की क्या क्या सिफारिश है, जो सकारिया आयोग जो है आपका सकारिया आयोग जो है, और दूसरा पूंजी आयोग जो बनाया गया था सरकार के द्वारा। तो इसमें क्या है, राज्यपालों की नियुक्ति में राज्य में मुख्यमंत्री से परामर्श लेने की सिफारिश की बात की गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी, परंतु किसको नियुक्त किया जाएगा इसके लिए अगर हम परामर्श की बात करें या सिफारिश की बात करें तो उसमें मुख्यमंत्री से एक बारी सलाह लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जब अगर किसी राज्य में अंतर्राज्य विवाद चल रहा है, ठीक है, याद रखना अंतर्राज्य परिषद है, और वो क्या कर रहा है, केंद्र राज्य के बीच में तनाव अगर कई बार बढ़ जाता है तो राज्यपाल जो है वो ऐसे में क्या करता है, मुख्य कार्य करता है। जैसे सकारी आयोग के टाइम पे हमने देखा। दूसरा आपका पूंजी आयोग जो है आपका, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसने क्या किया है, इसमें बताया गया है कि इसने राज्यपाल की शक्तियों और उसके द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया को सीमित करने के सुझाव दिए पूंजी आयोग के द्वारा। और आयोग ने राज्य को अत्यधिक वित्तीय सहायता देने की भी बात कही है। इस सहायता का मतलब सिंपल सा है कि भाई राज्यों के पास में भी ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से केंद्र पर निर्भर हो, क्योंकि अगर वो केंद्र पे ज़्यादा निर्भर होगी तो सीधी सी बात है केंद्र के फैसले उसको मानने पड़ेंगे। अगर वो केंद्र के फैसले नहीं मानेगी तो कहीं ना कहीं जो निर्णय है केंद्र उसके हिसाब से नहीं लेगा, उसको पैसे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस वजह से हमने इस तरीके से कर रखा है। याद रखना आप सभी को। निष्कर्ष के तौर पर कह देंगे केंद्र और राज्य के संबंधों में शक्तियों का वितरण जो है भारतीय संघवाद का आधार है। अगर हम शक्तियों का वितरण ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो केंद्र और राज्य के बीच में संघवाद की स्थिति यानी जो समझौते की स्थिति है वो नहीं रहेगी, विवाद काफ़ी बढ़ जाएंगे। और समय समय पर केंद्र सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार पर ये सवाल उठते रहे हैं, और लेकिन सरकार या और जो पूंजी आयोग है इनकी सिफारिशों ने कहीं ना कहीं केंद्र राज्य के जो संबंध है उनको अच्छा बनाने में, बेहतर बनाने में इसने काफ़ी हद तक क्या करी है, मदद करी है। याद रखना सभी को। इससे हमारे राज्यों में राज्यों के अधिकारों का सम्मान भी हो रहा है और देश की अखंडता हमारी जो है वो बनी भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की राजनीति में चुनाव और चुनावी रणनीति के बदलते पैटर्न और उसके प्रभाव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी। भारत की राज्य राजनीति में चुनाव का जो
सिस्टम है वो कैसे चेंज होता जा रहा है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको 3 पार्ट्स डिवाइड में करना ही करना है। पहला भूमिका, इसमें भारतीय राज्य में चुनावी राजनीति पिछले कुछ दशकों में नाटकीय रूप से बदलती रही है। यानी अगर हम देखें कुछ सालों में तो हमारे चुनाव का जो पैटर्न है वो एक जैसा नहीं चल रहा, उसमें काफ़ी सारे बदलाव दिखाई दे रहे हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद से बात करें तो हमारे देश में पहले क्या था कि पहले लगभग अगर आप देखोगे 1977 तक एक ही राजनीतिक दल यानी कांग्रेस पार्टी ने ही पूरी तरीके से शासन किया। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं इसके बाद में हमारा जनता पार्टी की सरकार बनती है 1977 से लेकर 80 तक। इसके बाद में फिर कांग्रेस आ जाती है, फिर इसके बाद में गठबंधन की राजनीति चलती है। तो इससे हमारा क्या है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, खंडित बढ़ गया है और पहचान की राजनीति भी स्पष्ट हो गई है, यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी बढ़ने लगे हैं। चुनावी राजनीतिक पैटर्न कैसे बदल रहे हैं तो आप देखो कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय और वर्चस्व। चुनावी पैटर्न में सबसे बड़ा बदलाव क्या है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल काफी तेजी से उभर रहे हैं और नए नए राजनीतिक दल जो है चुनाव में अपनी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, पुरानी जो राजनीतिक पार्टी दल है वो खराब हो चुकी है या फिर भ्रष्ट हो चुकी है, उसके नेतृत्व करने वाले लोग अच्छे नहीं रह गए हैं, या फिर अलग जनता की जो इच्छा है वो उन लोगों से अलग लोगों को चुनने की है, ये भी कह सकते हो। दूसरा, पहचान की राजनीति को बढ़ावा मिला है। चुनाव में केवल विकास मुद्दा नहीं बल्कि जाति, धर्म और भाषा की पहचान के इर्द गिर्द हो गए। यानी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो पर्टिकुलर किसी न किसी जाति, धर्म, भाषा को अपना चुनावी मुद्दा बनाती है और उसकी वजह से भारत में हम देख रहे हैं हमारे देश में चुनाव का जो पैटर्न है वो बदलता जा रहा है। अगला है गठबंधन की राजनीति। हम देखते हैं कि भाई बहुत सारी राजनीतिक पार्टी होने की वजह से किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता और ऐसे में सरकार चलाना है तो आपसी सहयोग के जरिए गठबंधन बनाने के बाद में चुनाव होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपका लोक लुभावनावाद। इसमें चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त उपहार भी दिए जाते हैं लोगों को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए या चुनाव में सफलता पाने के लिए लोगों को झूठे झूठे वादे किए जाते हैं, लोगों को क्या किया जाता है, लोगों को उपहार दिए जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं। चुनाव की राजनीति पे प्रभाव क्या है, इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया है। सत्ता किसी एक राजनीतिक पार्टी के हाथ पर नहीं है। हम देख रहे हैं गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हो गया है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ गई है। इनकी वजह से राजनीतिक दल में जो बड़ी राजनीतिक दिग्गज है उनको हटकर स्थानीय नेता या क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो भी आगे आगे आने लगी है। नीतिगत निर्माण में बदलाव हुआ है। गठबंधन की सरकार ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ा दिया है और इसकी वजह से राज्य की जो राजनीति है वो भी केंद्र में प्रमुख या संवेदनशील मानी जाने लगी है। अब क्योंकि राजनीति में अस्थिरता आ गई है, पहले क्या था जैसे एक दल का प्रभुत्व का दौर था, एक ही राजनीतिक पार्टी बड़े लंबे समय तक चुनाव में जीतती थी। आज के जमाने में ऐसा नहीं है। गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हो गया है और इसकी वजह से राजनीति जो है अस्पष्ट रूप से अस्थिर है। आज जो विपक्ष में कल को वो सहयोग करके अपनी सरकार बना लेते हैं, फिर जो विपक्ष में फिर वो सहयोग करके सरकार बना लेते हैं। तो राजनीति में स्थिरता नहीं देखने को मिलती आज के ज़माने में। तो दीर्घकालीन जो बड़े बड़े फैसले निर्णय लेने वाले मुद्दे होते हैं वो काफ़ी हद तक डिले हो जाते हैं, प्रभावित हो जाता है, ये भी याद रखना आप लोगों को। अगला क्या है आपका सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये चुनाव में जो हाशिए पर जो राजनीतिक दल है और जो पिछड़े दल है उनको अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका मिलता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। बहुत सारी राजनीतिक दल हैं वो उन जो अब अपनी बातें रखती हैं, छोटी छोटी राजनीतिक दल भी रखते हैं और हर कोई अपनी बातें रखकर अपने जो पिछड़े वर्ग हैं या जिन भी समाज के लोग से वो संबंध रखते हैं उनकी बातों को आगे रख के उनके विकास के लिए उनके लिए काम करते हैं। निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं राजनीति की राज्य में चुनावी राजनीति जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा वाली हो गई है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, उसमें आपस में राजनीतिक पार्टियों का समावेश हो गया है। ये विविधता की वजह से हमारे देश में ऐसा है और खासतौर पे बढ़ती जनसंख्या के कारण, प्रतिनिधित्व बढ़ने के कारण भी, और इसके साथ साथ में लोक लुभावनीवादी जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वो जनता को ऐसी राजनीति पसंद आ रही है जो उनको फ़ायदा पहुंचाने वाली है। वो प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी लोक लुभावनी मैंने बताया चुनाव से पहले आप लोगों को कुछ पैसे बांट दिए जाते हैं, लालच दे दिया जाता है। तो इन सब बातों को इसमें इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलीय जो व्यवस्था है उसमें क्षेत्रीय दलों का उदय और गठबंधन की राजनीति पर इनका क्या प्रभाव है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय राजनीति में बहुत सारी पार्टियां हो गई हैं, क्षेत्रीय दल हो गए, अलग अलग राज्यों में आप अलग अलग तरह की पार्टियां देखते हो, तो उनका क्या रोल है हमारी राजनीति में, इसके बारे में बताना है आप सभी को। तो भारतीय दलीय व्यवस्था में स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें तो
हमें एक हमने एक दल का प्रभुत्व का दौर कब तक देखा है? 1967 तक। हालाँकि 1967 के बाद में भी अगर हम देखेंगे तो जो 1971 का इलेक्शन हुआ, इसमें भी कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व रहा इस चुनाव में भी। 1977 का जो ये इलेक्शन हुआ था, इसमें कांग्रेस पार्टी हार जाती है। तो कहीं न कहीं भारत की राजनीति में काफ़ी लंबा अगर हम देखें तो एक दल का प्रभुत्व यानी कांग्रेस पार्टी का शासन में दौर रहा। इसमें इसके बाद अगर हम देखें 1970 के बाद में या 1990 के बाद में भारतीय राजनीति में बहुत सारे बदलाव आए। उसमें से एक क्या था? उसमें था क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय। पहली बात तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल उदय। हर एक राज्य में अलग-अलग जाति की, भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक पार्टियां बनी। उन पार्टियों ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किए, अपने वर्चस्व हासिल किया। केंद्र की जो प्रवृत्ति थी यानी केंद्र की जो ताकत थी वो कहीं न कहीं घट गई और इसकी वजह से जब केंद्र में किसी भी एक स्पष्ट राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता तो वो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ कर अपना सरकार बनाती है। ये भारतीय राजनीति में अगर हम देखें तो अधिक बहुलवादी और समावेशी बन गई है। इससे भारतीय राजनीति में किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रह गया है। जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो भी शासन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पा रहे हैं। वो भी अपनी राज्य की, क्षेत्रों की जो मांग है उन मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र पे लगातार दबाव बना पा रहे हैं। तो इससे समावेशी राजनीति हुई है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण, सबसे पहला उदय का कारण क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं। भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और जातीय विविधता के कारण में विशिष्ट पहचान ने जन्म ले लिया है, जिन्होंने राजनीतिक दल अक्सर उन्हें क्या होता है अनदेखा कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? क्षेत्रीय आकांक्षा। क्षेत्रीय आकांक्षा का मतलब क्या है? हर एक राज्य की अपनी अपनी पहचान है, हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी पहचान है। वहाँ पर अलग अलग भाषा, संस्कृति या जाति के लोग रहते हैं और वो क्या कर रहे हैं? क्षेत्रीय दलों के उदय होने में भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जो पहले की पार्टियां थी वो उनके हिसाब से काम ही नहीं कर रही है और इसकी वजह से उनका विकास का मुद्दा जो है वो पीछे रह जा रहा है। और इसीलिए वहाँ पर फिर उन्होंने क्या किया है? अपनी जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया। दूसरी बात क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं विकास में असंतुलन। किसी राज्य का विकास ज़्यादा कर दिया है, किसी राज्य में विकास ना के बराबर हुआ है। तो इसकी वजह से क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई है और विकास का लाभ एक समान पूरे देश में नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जिन क्षेत्रों में नहीं हुआ है उनमें विकास की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग बार-बार क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। केंद्र का हस्तक्षेप, अगर हम देखें राज्य के मामले में केंद्र ने अत्यधिक हस्तक्षेप भी किया है और क्षेत्र की स्वायत्तता की मांग में तेज़ हुई है। इसकी वजह से भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल उभरी है, क्योंकि केंद्र सरकार क्या है अपने हिसाब से हर एक जगह पर नीतियां बनाने की कोशिश करती है, परंतु कुछ अलग अलग क्षेत्र की परिस्थिति अलग अलग है, वहाँ के लोग अलग अलग है, तो वो केंद्र की नीतियों से खुश नहीं है। वो अपनी नीतियों का समर्थन चाहते हैं, इसीलिए वहाँ पर राजनीतिक सी हुई है। अब राजनीति पे प्रभाव क्या पड़ा है? कुछ तो अच्छे प्रभाव पड़े और कुछ बुरे। पहली बात तो सत्ता का साझाकरण हो गया। ये अच्छा प्रभाव पड़ा है कि सत्ता किसी एक हाथ तक ही सीमित नहीं है। सत्ता गठबंधन की राजनीति के बाद में अलग अलग राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय सत्ता के साथ में शासन चलाने का उन्हें मौका मिल रहा है और सहकारी संघवाद की भावना बढ़ रही है। दूसरी बात, नीति निर्माण में समावेशी। वही बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाने में अब क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी अपना सहयोग कर पा रही है, अपनी मांगों को रख पा रही है और उपनेले फैसले भी करवा पा रही है, जिसकी वजह से समावेशीकरण हुआ है। तीसरा, दलीय व्यवस्था में परिवर्तन। दलीय व्यवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या है कि भारतीय दल व्यवस्था अब एक दल प्रभुत्व हटकर बहुदलीय व्यवस्था बन गई है। यानी अगर हम देखें भारत में अब एक ही राजनीतिक दल का, एक ही दलीय व्यवस्था का जो है उसकी बात नहीं है। अब भारत के अंदर अगर हम देखें तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो एक ना होकर एक से ज़्यादा हो गई है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला क्या है आप सभी का? राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है कि भाई भारत में ये इसका नकारात्मक प्रभाव है। सरकार जो है स्थिर नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से कोई विकास के मुद्दे जो है अलग-अलग सरकार आने के बाद में उस पे ध्यान नहीं दिया जाता, अपने हिसाब से निर्णय बनाती है, जिससे विकास जो है जिस हिसाब से चलना चाहिए नहीं चल पाता। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दल ने कहीं न कहीं भारत के लोकतंत्र को परिपक्व बनाया है, मजबूत बनाया है, सहयोग राजनीति में बढ़ाया है, हर एक किसी की भूमिका को सुनिश्चित किया है। परंतु कहीं न कहीं इसकी वजह से जब बहुत सारे हमें एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अगर हम बैठे होते हैं और हमें किसी एक फैसले का निर्णय लेना होता है, तो उसमें ज़्यादातर लोगों की सहमति हमें लेनी पड़ती है और ऐसे में जब हमें तत्काल निर्णय लेने हो, तो ज़्यादातर लोगों को खुश करना या अपने मुद्दे से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये बहुत ज़्यादा क्या है कठिन कार्य होता है और यही भारत की राजनीति में देखने को मिला है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कारण हमारे जो फैसले हैं, उनको लेने में काफ़ी डिले हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा देरी होती है, याद रखना आप सभी को। ये क्वेश्चन भी आप सभी का क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका और उसकी शक्ति को बताना है। देखो ये
आप लोगों को मैंने बताया था केंद्र सरकार वाले और राज्य सरकार के संबंधों को ठीक खराब करने वाले पॉइंट में भी था ये आपका। इस पे सेपरेटली क्वेश्चन भी बन जाता है, इसलिए हमने अलग से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया है। तो इस क्वेश्चन का भी सबसे पहले हमको क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है। भारतीय संविधान में राज्यपाल के लिए संवैधानिक रूप से अगर देखें, राज्य में जैसे देश में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, राज्य के अंदर राज्यपाल प्रमुख होता है, और केंद्र की ओर से एक तरीके से राज्य में प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। केंद्र सरकार अपने हिसाब से अगर राज्य के अंदर शासन करवाना चाहती है, राज्य अपने हद से ज्यादा बढ़कर शासन ना करे, हर एक राज्य को कंट्रोल में रखने के लिए केंद्र क्या करती है, अपने एक प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को हर राज्य में नियुक्त करती है। राज्यपाल का पद जो है राज्य की कार्यपालिका और केंद्र और राज्य के बीच में महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम करता है। राज्यपाल क्या करता है, राज्य सरकार जैसा कानून बनाना चाहती है उन कानूनों को हस्ताक्षर करके कानून बनाने में उनका सहयोग करता है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य के बीच में जो है सहयोग या सेतु बनाने का भी काम इसका मुख्य रूप से रहा है। अगर हम बात करें इसकी भूमिका की और इसके विवादों की बात करें, तो राज्यपाल जो है अपनी कई भूमिकाओं के कारण, अपने कार्यों के कारण विवाद में बना रहा है। जैसे सबसे पहले राज्यपाल की शक्ति की बात करते हैं, तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है और आपका विवेकाधीन शक्ति है। सबसे पहले कार्यकारी शक्ति में ये है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति और राज्य में जो प्रशासनिक संबंधित जानकारी है उसे प्राप्त करने का अधिकार है उसका कार्यकारी शक्ति की तरह। दूसरा, विधायी शक्ति में यह है कि राज्य की विधानसभा द्वारा कोई भी कानून अगर पारित किया जाता है, कोई भी विधेयक पारित किया जाता है, जब तक राज्यपाल उस पर सहमति यानी हस्ताक्षर नहीं देगा तो वो नहीं होगा, और राज्यपाल चाहे तो उसे सहमति ना दे, उसे रोक दे, है ना, या फिर राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित भी कर सकता है, अपने पास रख भी सकता है। विवेकाधीन शक्ति में स्पष्ट बहुमत न होने की वजह से कई बार राजनीतिक दलों को में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी राजनीतिक पार्टी को एक राज्य में चुनाव हुए स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, अपने विवेक से, और कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है तो अपने विवेक से किसी को भी उस कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, सरकार जब तक सभी आपस में सलाह मशवरा कर लें, ऐसे समय में किसी को भी मुख्यमंत्री उनमें से योग्य व्यक्तियों को बनाया जा सकता है इसके द्वारा। तो ये भी याद रखना है। या राज्य में राष्ट्रपति शासन को क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। आलोचना बात करें तो केंद्र के रूप में, एजेंट के रूप में काम करता है। याद रखना आप सभी को, राज्यपाल पर बार बार आरोप लगाया जाता है वो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी का ही क्या करता है, फायदा पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करता है। दूसरा, विवादित भूमिका, केंद्र सरकार के गठन में माननीय निर्णय लेने और विधानसभा के सत्र को बुलाने और स्थगित करने में राज्यपाल का मुख्य रोल रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल केंद्र सरकार किसी राज्य की विधानसभा को स्थगित करवाना चाहती है तो वो ये इसके थ्रू करवा देती है। इसके अलावा संविधान की कई बार मर्यादा का उल्लंघन होता है, केंद्र और राज्य को दोनों को मिलकर कार्य करना चाहिए, तो कई बार यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विधेयक होता है उसको कई बार रोक लेता है अपने पास, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के लिए उसे राज्य की जो विधायी शक्ति है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कानून है और अगर राज्यों को चाहिए तो उसको क्या करता है, होल्ड कर लेगा अपने पास, हस्ताक्षर ही नहीं करेगा इस तरीके से। और सिफारिशों की उपेक्षा क्या है, सरकार जो सकारिया आयोग है और दूसरा पूंछी आयोग है उसकी स्पष्ट रूप से, अभी हमने इन दोनों के बारे में चर्चा भी कर ली है, सकारिया आयोग के बारे में और पूंछी आयोग के बारे में। तो इन दोनों के जो भी निर्देश दिए गए हैं उसकी ये क्या करता है, अवहेलना करता है। याद रखना आप सभी को, शक्ति के विभाजन के मामले में भी और वित्तीय मामलों में भी ये क्या करता है, उल्लंघन करता है। राज्यपाल का पद भारतीय संघवाद के लिए आवश्यक कड़ी माना जाता है, केंद्र राज्य में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए राज्यपाल को एक पारदर्शी निष्पक्ष होना चाहिए। राज्यपाल को अपने विवेक अधिकार का उपयोग करके संविधान के मूल्यों को ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए, भारतीय राज्य की जो लोकतांत्रिक मर्यादा है उसमें रहकर कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 8 आ गया है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि राज्य सरकारों में गठबंधन की राजनीति के उदय के क्या कारण है, उसके क्या परिणाम है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपसे पूछा गया है कृषि परिवर्तन और भू सुधार ने राज्य की राजनीति को कैसे प्रभावित किया है। देखो, इंदिरा गांधी के द्वारा जो है लैंड रिफॉर्म लॉज लेकर आई गई थी उसके द्वारा, तो याद रखना है उसके टाइम की ही हम बात करेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन शुरू कर रहे हो तो उसका इंट्रोडक्शन। यहाँ पर जैसे भारत में कृषि परिवर्तन और भू सुधार केवल आर्थिक सुधार नहीं है बल्कि इसने ग्रामीण शक्ति की जो संरचना है उसे मौलिक रूप से प्रदान किया। पहले क्या था कि जमींदारी प्रथा थी, समाज में कुछ ही लोग, चुनिंदा लोग थे जिनके पास में बहुत ज़्यादा जमीन थी और जिसकी वजह से कुछ ही लोगों को लाभ मिलता था। इसीलिए सरकार इस बात से बाध्य होकर उन्होंने कृषि की नीतियों में परिवर्तन किया, भू सुधार कानून किया और उसके बाद में जिनके पास एक लिमिट से ज़्यादा संपत्ति थी जो उनके लिए आवश्यक नहीं, उसे सरकार ने अपने आप ले लिया और फिर बाद में उसको लोगों में पुनर्वितरित किया।
याद रखना आप सभी को। इससे क्या हो गया कि भाई जिन लोगों के पास नहीं था उन लोगों को मिल भी गया। इस परिवर्तन ने राज्य की जो राजनीति है उसमें ग्रामीण अभिजात वर्ग यानी आपका रिचुअल जो एलाइट है उसके उदय और हर्षीयकरण पर मजबूत किसान और भागीदारी को सीधे प्रभावित किया है। जैसे कि मैंने बताया कि जिन लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति थी उन लोगों से संपत्ति लेकर क्या किया गया, जो गरीब लोग थे उनमें संपत्ति फिर आगे चल के क्या की गई, वितरित की गई। कृषि परिवर्तन, इसका राजनीति पे प्रभाव, जैसे कृषि परिवर्तन में क्या हुआ, हरित क्रांति भी एक प्रकार का कृषि परिवर्तन था। आप सबको बताए हरित क्रांति कृषि को प्राथमिकता देने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने विदेशों से क्या किया, अच्छी किस्म के बीज, खाद, उर्वरक और जो टेक्नोलॉजी है उन सब चीज़ों को मंगाया, जिससे हमारे देश की उत्पादन क्षमता बढ़ गई। दूसरा आपका मध्यवर्ती जाति का राजनीतिक उदय। कृषि में मध्यवर्ती जातियों का जैसे उदय हुआ, जिसमें जैसे यादव हो गए आपके, है ना, कुर्मी हो गए, जाट हो गए और आपका रेड्डी हो गए। इन आर्थिक स्थिति अपनी आर्थिक रूप से मजबूत थे और इन्होंने क्या किया, थोड़ा और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत किया, उनकी स्थिति और ज़्यादा अच्छी हो गई और राज्य के निर्णय में काफ़ी हद तक इनकी भूमिका बढ़ गई है। भू सुधार कानून क्या है, मैंने आपको बताया, सत्ता का पुनर्वितरण। जो पुराने ग्रामीण इलाके थे वहाँ पर संसाधनों का कुछ ही सीमित लोगों के पास में अधिकार था और जो गरीब काश्तकार मजदूर लोग थे उनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे लोगों को रोजगार मिले और उन लोगों को भी उनका भी डेवलपमेंट हो, इसके लिए वहाँ पर क्या किया गया, कई सारे सुधार किए गए। ठीक है, याद रखना आप सभी को। सामाजिक न्याय के आंदोलन के रूप में था ये, यानी भू सुधार को एक अपूर्णता और विफलता ने कई राज्यों में सामाजिक न्याय आंदोलन और वामपंथी राजनीतिक दल को जन्म दिया। देखो क्या है कि कुछ लोगों ने ही पूरी जमीन को कंट्रोल कर रहा था, तो इस वजह से वामपंथ राजनीति का जो जन्म होता है, इससे भूमिहीन दलित को है संगठित हुए और अधिकारों के लिए उनको लड़ने के लिए क्या हुआ, मंच मिला। राजनीतिक संघर्ष से इसको बढ़ावा मिला, ये भी याद रखना है। इससे क्या है, राजनीतिक संघर्ष बढ़ावा, लोग मुआवजे के मुद्दों को उठाने लगे, समाज में बराबरी के दर्जे की बात करने लगे, किसानों के बीच में संघर्ष का एक कारण भी बना ये और कई बार ये चुनाव का मुद्दा भी बना, ये भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। औद्योगिकरण और जो श्रमिक वर्ग है उसका राजनीति पर क्या प्रभाव है, बताइए। तो औद्योगिकरण का तो भाई देश के विकास से बहुत ज्यादा प्रभाव है। परिचय की बात करें क्वेश्चन की, तो भारत के औद्योगिकरण ने न केवल आर्थिक परिदृश्य को बदला है बल्कि श्रमिक वर्ग जो हमारा क्लास है इसमें भी नई राजनीति को जन्म दिया है, नई राजनीति को जन्म दिया है। क्यों? क्योंकि इसने आर्थिक विकास को बढ़ाया है, सरकार को टैक्स मिलता है, श्रमिक वर्ग को रोजगार के साधन उपलब्ध कराता है। याद रखना है, आर्थिक औद्योगिकरण और इससे जुड़े हुए श्रमिक जो है उन्होंने राज्य राजनीति को निर्णय में बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि इनके द्वारा सरकार को मिलने वाला जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है। सरकार की इनकम यानी आय जो है इससे प्राप्त होती है और सरकार इनको फायदा पहुंचाने वाली नीतियों का भी क्या करती है, समर्थन करती है। सामाजिक आंदोलन जो है, सामाजिक आंदोलन को गहराई से इसने क्या किया है, प्रभावित भी किया है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे क्या किया है कि भाई ट्रेड यूनियन और राजनीतिक प्रभाव, इसने क्या किया है, बहुत सारे राज्यों में जैसे बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु होगी, इन राज्यों में ट्रेड यूनियन बने और ये राजनीति पर लगातार अपनी मांग को लेकर दबाव बनाते हैं और ये यूनियन अक्सर राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं और राजनीतिक दल जैसे जैसे इनको कहते हैं चुनाव के समय में थोड़ा कई बार ये भी सक्रिय हो जाते हैं। अगला है आप सभी का नीति निर्धारण में भागीदारी। श्रमिक आंदोलनों ने राज्य सरकारों को अपने हिसाब से जो है, जैसे ईएसआई हो गया, है ना, कर्मचारी बीमा आयोग जो है आप सभी का, इसके अलावा प्रॉफिट फंड है, ईपीएफओ जो है आपका, तो ये सब कुछ ऐसे सुधार की नीतियां श्रमिकों के लिए बनाने के लिए बाध्य हुई है, वो मजबूर हुई है सरकार, जिससे श्रमिक वर्ग जो है उसका पुनरुत्थान हुआ है, याद रखना है। इसके अलावा श्रमिक वर्ग जो है अपनी उसको पहचान बनाने में मुख्य भूमिका उसने निभाई है, याद रखना है आप सभी को। और औद्योगिक संघर्ष में भी जो स्थिरता है उस स्थिरता को लाने में इसने मुख्य भूमिका निभाई। तो औद्योगिकरण ने क्या किया है, राज्य के जो श्रमिक है उनको संगठित किया है, मजबूत प्रदान किया है। उनकी नीतियों ने जो श्रमिक है उनका राजनीति पर उनका प्रभाव जिससे बढ़ गया है और आजकल अगर हम देखें वे राज्य की राजनीति में एक अनिवार्य पक्ष हो गए। हर एक सरकार चुनाव से पहले आप देखते हो मजदूरों की सैलरी को बढ़ाती है, नाटकीय ढंग से बढ़ाया जाता है, हालांकि जितना बढ़ाया जाता है उतना जनता को मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति पे इसका काफी हद तक प्रभाव है। और आर्थिक दिशा में अगर देखें सरकारों को इन्होंने अपनी ओर आकर्षित करने का भी काम किया है।
आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण और जो भूमंडलीकरण है उसका राजनीति पे क्या प्रभाव है। तो वैश्वीकरण ने राजनीति पे क्या क्या प्रभाव डाला है, तो वो आप इसमें बता सकते हो। जैसे आप सभी जानते हो 1991 में भारत ने आर्थिक सुधारों के लिए बाध्य हुआ और भारत ने एलपीजी मॉडल को अपनाया था। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसके बाद में भारत की जो राजनीति है वो एक क्रांतिकारी युग से उसमें कई सारे परिवर्तन आए। इसके अंदर अगर हम देखेंगे विकास का जो मॉडल है भारत का, जो आपका कल्याणकारी राज्य है सरकार, उससे हटकर इसने क्या किया है, बाजारमुखी जो है हो गया है। यानी सरकार जो है वो केवल अब जनता को भलाई के लिए नहीं, बल्कि सरकार जनता के लिए, देश के लिए औद्योगिकरण को और चीज़ों को विकास करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने क्या किया, विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसी नीतिगत बदलाव किए हैं जिससे उनकी राजनीति के साथ साथ आर्थिक पॉलिसी में भी परिवर्तन हुआ है। शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास किया है, याद रखना है। और बहुत सारी नीतियों को सफल बनाने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। सबसे पहली बात तो है प्रतिस्पर्धा और संवाद। भूमंडलीकरण के कारण अगर हम देखें, राज्य ने क्या किया है, एफडीआई को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर बड़ी होड़ क्या हो गई है, मच गई है। ये एफडीआई का डायरेक्टली मीनिंग क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर की जो कंपनियां है वो हमारे देश में आके इन्वेस्ट करे, जिससे हमारा विदेशी निवेश बढ़े। इसके दिशा में सरकार ने शुरू कर दिया है। अब राज्य सरकारें भी इस सफलता में काफ़ी ज़्यादा मापी जा रही है। जैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु जो है तमिलनाडु जो है भारत के अंदर एक ऐसा राज्य बन गया है जो विदेशी कंपनियों को अपने स्टेट में बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कितना औद्योगिक इकाइयाँ हमारे देश में, इनका निवेश जो है, विदेशों का जो निवेश है हमारे देश में धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है वो भी काफ़ी हद तक क्या है, सहयोगात्मक हो गए। ये भी याद रखना सभी को। नीतिगत बदलावों की बात करें तो राज्य में अब जो है वैश्विक मानकों के अनुरूप अपनी नीतियां बनानी शुरू कर दी है। जैसे भारत में जो भी कानून बन रहा है वो विश्व के WTO हो गया या WB हो गया, IMF हो गया, उनके द्वारा हमारे देश के जो आर्थिक नीतियां हैं उसको प्रभावित करने के लिए लगातार जोर दिया जा रहा है, ताकि इससे भारत की अर्थव्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा खुले, विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर अधिक से अधिक वो भी लाभ कमा सके और हमारे देश में भी डेवलपमेंट हो सके। इसका प्रभाव हमारे जो श्रमिक वर्ग हैं, छोटे किसान हैं, इनकी राजनीति पर थोड़ा सा नेगेटिव भी पड़ रहा है। जैसे हमारे देश में अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। विदेशी कंपनियों के लिए वो काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो रहा है, लेकिन उनको क्या है, थोड़ी बहुत सैलरी मिलती है। याद रखना है। इससे क्या है, हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है इसका। क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि, क्योंकि ग्रामीण इलाके बहुत ज़्यादा आज भी पिछड़े हुए हैं और जो नगर वगैरह है भूमंडलीकरण के कारण, यानी कुछ राज्य, अगर हम कुछ राज्यों की बात करें, जैसे भूमंडलीकरण का लाभ केवल उन राज्यों को अधिक मिला है जो औद्योगिक रूप से विकसित थे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, इन राज्यों में ज़्यादा हुआ है। और इनसे क्या है कि विकसित और पिछड़े राज्यों के बीच में राजनीतिक भेद पैदा हो गया है और सरकार अब आज के ज़माने में उन राज्यों को विशेष रूप से प्राथमिकता दे रही है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ पर इजीली उनको वोट मिल जाता है, जहाँ पर वो ज़्यादा भ्रष्टाचार कर सकती है। इसके अलावा सत्ता का हस्तांतरण और नागरिक समाज की भूमिका। आर्थिक निर्णयों की वजह से निजी कंपनियां आ गई है, विदेशी कंपनियों का प्रभाव बढ़ गया है और सरकार जो है इसमें अपनी फैसला नहीं ले पा रही है। सरकार, आप सबको वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव पता ही होगा कि सरकार के निर्णय लेने की जो क्षमता है वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। इस स्थिति में जो NGOs है, यानी जो नागरिक समाज है, वो थोड़े से सक्रिय हो गए। वो कहीं ना कहीं अगर कहीं पर भी किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल NGOs क्या करती है, वो लोगों को, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। हालांकि प्रॉफिटेबल तो होती है लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, तो वह गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई जाती, परंतु फिर भी समाज में ऐसे मुद्दों को उठाती है जिससे लोगों को लाभ मिल सके। तो औद्योगिकरण की आप आलोचना भी कर सकते हो इसमें, औद्योगिकरण कह रहा हूँ मैं, इसमें आप वैश्वीकरण की तो उसमें कमियां आप गिना सकते हो। अगला पॉइंट आप सभी का, विकास के मुद्दे और क्षेत्रीय असमानताएं भारत की राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। तो भारत की राजनीति में विकास के मुद्दे अगर हम देखें, पिछले कुछ दशकों से चुनाव का मुख्य रूप से ध्रुवीकरण केंद्र बिंदु रहा है और साथ ही साथ में हमारे देश में जो असमानता है राज्यों के स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, और इसकी वजह से नीतिगत भी निर्णय जो है अलग अलग राज्यों के साथ में अलग अलग तरह की डील देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में राजनीतिक परिणाम अक्सर चुनावी राजनीति को प्रभावित करती है, जिसका विकास समान रूप से वितरित नहीं होता। ये भी याद रखना है। विकास के मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पर, कौन कौन से मुद्दे। सबसे पहली बात तो क्या है कि चुनावी जो है विमर्श के आधार पर विकास के मुद्दे केवल चुनाव के समय में डिस्कशन किए जाते हैं। कई बार बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो क्या करती है, झूठे वादे कर देती है और साथ ही साथ में सत्ता को
हथिया लेती है और अपने हिसाब से वो निर्णय लेती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके अलावा सरकार के विकास कार्यों के प्रदर्शन से जुड़ गया है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सरकार है विकास कार्यों से अपने आप को जोड़ कर रखती है। कई बार राज्य सरकार जो है वो जिन मानकों को सामने रखती है कि हम विकास करेंगे, हम इस हिसाब से करेंगे, वो उस पे पूरी तरीके से खरी नहीं उतरती और मतदाताओं को केवल झूठे वादे कर कर उनसे उनका क्या है वोट ले लेती है। क्षेत्रीय असमानता पर इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसका प्रभाव वही बात है, अगर हम लिखें तो क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया है राज्य में। अगर अलग अलग क्षेत्रों में स्वायत्ता की मांग में वृद्धि हो गई है, वोट बैंक का ध्रुवीकरण हुआ, यानी अलग अलग राजनीतिक पार्टी जो है वो अपना वोट केवल बनाने की कोशिश करती है। इसके अंदर हम पॉइंटों को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगला, दलित और पिछली जातियों को सशक्त और सामाजिक न्याय के रूप में आंदोलन। राजनीतिक प्रभाव उनका क्या है? हम दलितों के और पिछड़े वर्ग के आंदोलन की बात करें या दलित और पिछड़े वर्गों की बात करें तो भारत में दलित और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण में, सामाजिक न्याय को लाने में राज्य की राजनीति पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुकी है। बहुत सारी राजनीतिक दल ऐसी है जो क्या कर रही है, अब इन पिछड़ी जातियों के लिए या फिर दलितों के लिए कार्य कर रही है। और स्वतंत्रता के बाद के दशकों में देखें कि संभावित इनके साथ में जो स्थिति मौजूद थी उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन 1960-70 के दशक के बाद से भारतीय राजनीति में कई सारी राजनीतिक दलों का उदय हुआ है, जिसमें धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इन क्षेत्र के लोगों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए कार्य किया है और उनकी स्थिति को सुधारा है ना। जैसे बहुजन राजनीति के रूप में हम देखते हैं तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने राजनीतिक रूप से लामबंद किया है बहुत से लोग जो हैं, जो दलित पिछड़े वर्ग के थे, जिनकी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे थे, अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, इनको भी दर्जा दिया है और इनको एकजुट करके आज अपने फैसलों के लिए राजनीति पे क्या करते हैं, काफ़ी हद तक दबाव डाल पाते हैं। अगला है आपका सत्ता संरचना में परिवर्तन। सामाजिक आंदोलन कह लो या फिर इनकी राजनीतिक सहभागिता बढ़ने की वजह से इन्होंने क्या किया है, जो अपर कास्ट के जो लोग थे, जो उच्च जातियों के लोग थे, जिन्होंने राजनीति पे अपना नेतृत्व या फिर कब्जा कर रखा था, उनको भी काफ़ी हद तक इन्होंने क्या किया है, प्रभावित कर दिया है। याद रखना आप सभी को। नीतिगत में प्राथमिकता है, कोई भी राजनीतिक दल अगर आज के ज़माने में कोई भी निर्णय लेती है तो इनको अनदेखा नहीं किया जाता, इनको ध्यान में रखकर ये निर्णय लिए जाते हैं। और पहचान की राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो ये राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधित्व के जरिए अपने लोगों के लिए, अपनी पहचान के लिए उन मुद्दों को प्राथमिकता देती है जो इनसे जुड़े हुए खास तौर पर है। भाषाई अल्पसंख्यक जो है भारत की राजनीति में, और साथ ही साथ में भाषाई राज्य की मांग में विवेचना कीजिए, यानी जो ऐसे लोग हैं जो कम संख्या में, लेकिन वो आप सभी को पता है भारत में आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बना था जो भाषा के आधार पे था। तो भाषाई अल्पसंख्यक की राजनीति और भाषाई राज्यों में मांग की विवेचना करना है, यानी जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पे जो उनका डिमांड हो रहा है इसके बारे में आपको बताना है। तो भारत में भाषा केवल एक संचार का माध्यम ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक और साथ ही साथ में सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है। स्वतंत्रता के बाद से भारत की राजनीति राज्यों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से हम देखते हैं निर्धारण करने में इसने मुख्य भूमिका निभाई है। भारतीय अल्पसंख्यकों में राजनीतिक पुनर्गठन को बनाए रखने की बात हुई है इसके अंदर। भारत में विविधता को अच्छी तरीके से बनाए रखने की बात हुई है इसके अंदर, और इसके लिए भारत में जो राज्य है उन्होंने अपनी अपनी डिमांड करी। इसे ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो स्वतंत्रता के जो पूर्व है कांग्रेस पार्टी ने भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का समर्थन किया। आज़ादी के बाद में 1953 में श्री पुट्टू रामुलु ने अपना बलिदान दिया और आंध्र प्रदेश जो है उसका गठन हुआ किससे, तमिलनाडु राज्य से अलग होकर। और इस तरीके से भारत में एसआरसीसी का भी गठन किया, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन का काम क्या था, इसे आपका फजल अली आयोग भी कहता है। इसकी मुख्य सिफारिश बेसिकली क्या थी, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना। अगर किसी राज्य में बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहे हैं तो उस राज्य में क्या है, उसकी सांस्कृतिक और उसके प्रशासन को ध्यान में रखकर उसको क्या किया जाएगा, भाषा के आधार पर उसका विभाजन कर दिया जाएगा, नया राज्य बना दिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी आगे चलकर, विकास के नाम पर, भाषा के नाम पर भारत में कई राज्यों का जन्म हुआ। भाषाई अल्पसंख्यक की राजनीति, तो भाई ऐसे में उन लोगों ने जो अपने आप को कमज़ोर समझते थे उन्होंने अपने आप को संगठित किया है, अपने आप को सुरक्षा और स्वायत्ता प्रदान करने का कार्य किया है। याद रखना आप सभी को। राज्य के पुनर्गठन के बाद में कई राज्यों में ऐसे समूह बने जिन्होंने भाषा के आधार पर ही बने हैं, वो बाकी मुख्य भाषा जो वहाँ की थी उनसे थोड़ी सी अलग थी, और इन भाषाओं ने वहाँ पर क्या किया है, राजनीतिक पार्टी बनाई है भाषाओं के आधार पर। और वहाँ पर शिक्षा, रोजगार, सरकारी सेवाओं, जो पहले उनको सेवाएं नहीं मिलती थी उनको सेवाएं दिलाने का कार्य किया है। राजनीतिक लामबंद किया है, उनको राजनीति में प्रतिनिधित्व दिलाने की बात करी। संवैधानिक सुरक्षा और चुनौती, दो अनुच्छेद
350 से 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है। और भाषाई अल्पसंख्यक ये अक्सर महसूस करते हैं कि राज्य की नीति निर्माण जो है उनकी आवाज़ को ना दबाया जाए, यानी जो कम संख्या में है बेशक से, तो उनको नज़रअंदाज ना किया जाए, उनको दबाया ना जाए। राजनीति में प्रभाव क्या पड़ा है? संघ में संतुलन आया है। बहुत से ऐसे लोग जो हमारे देश का हिस्सा है, जो अपनी बातों को नहीं कह पा रहे थे, वो अपनी बातों को कह पा रहे हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को बनाने में इसने मुख्य भूमिका निभाई है। राष्ट्र की एकता और अपनी अपनी गरिमा को बनाए रखने में भी इसने मुख्य रोल निभाया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के विभिन्न स्वरूपों को और कारणों को बताना है। तो भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता एक विचारधारा ये मानती है कि एक ही धर्म के अनुयायी वाले राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित समान होते हैं। यानी जैसे लोग, सांप्रदायिकता का मतलब उसमें क्या होता है, किसी एक संप्रदाय के लोग ही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से उनके हित क्या होंगे? समान होंगे। जो सांप्रदायिक होंगे उनके एक जैसे हित होंगे। जैसे जो हिंदू सांप्रदाय का होगा तो उसका राजनीतिक हित, आर्थिक हित, सामाजिक हित एक ही जैसा होगा। ऐसे मुस्लिम लोगों का एक ही जैसा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हित होता है। अन्य धर्मों के हितों से वो थोड़े से अलग होते हैं। और भारतीय राजनीति में इसको कई लोग उचित रूप से मानते हैं, जो संकीर्ण सोच वाले होते हैं। लेकिन अगर हम देखें, हमारा देश जैसे विविधतापूर्ण देश है, तो भारतीय राजनीति में ये काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो ये ठीक नहीं माना जाएगा। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की सांप्रदायिकता भारतीय लोकतंत्र और एकता, धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए ये भारत में क्या है? चुनौतीपूर्ण रही है। सांप्रदायिकता का विभिन्न स्वरूप कैसा रहा है? जैसे राजनीतिक सांप्रदाय, सांस्कृतिक, हिंसात्मक सांप्रदाय और संस्थागत सांप्रदाय। राजनीतिक संप्रदाय में क्या है कि राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए धार्मिक शब्दों का, टर्मों का, इन सब का इस्तेमाल करती है। और धर्म के आधार पे लोगों को क्या करती है? बांटने का भी काम करती है, मतदाताओं को बांट देती है। सांस्कृतिक संप्रदाय में क्या है कि किसी एक संप्रदाय या संस्कृति के लोग जो है एक राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में थोपने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में ये बिल्कुल कदापि उचित नहीं है। हालांकि अब जो हिंदू ज़्यादा है वो कल को वो कहेंगे कि नहीं, हमारे देश में तो केवल हिंदू ही रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। भारत जो है सदा से उसने संस्कृतियों का सम्मान किया है, तो हमें अपनी इस संकीर्ण मानसिकता को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा बदलना भी चाहिए। इसके अलावा हिंसक सांप्रदायिक, इसका सबसे उग्र और नकारात्मक रूप क्या है? दंगे। हिंसात्मक रूप से अगर हम देखें तो दंगे हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है, मारकाट हो जाती है, बहुत से लोग जो है आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो सांप्रदायिकता का नकारात्मक रूप भी है। और संस्थागत के रूप में बात करें तो इसमें यह है कि जब शासन तंत्र, पुलिस शासन, प्रशासन, न्यायपालिका पक्षपात करेगा, तो इससे क्या होगा? धार्मिक पूर्वाग्रह प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे में कि जो अल्पसंख्यक लोग होंगे उनके साथ हमेशा अन्याय होगा। जो बहुसंख्यक होते हैं वो तो कई बार कहेंगे चलो भाई ये तो ठीक है, लेकिन जो अगर आप अपने आप को केवल अल्पसंख्यक खुद ही सोचो, अगर आप ही उस जगह पर होते तो आपको खुद भी ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं हम सांप्रदायिक रूप से किसी एक खास कम्युनिटी का सपोर्ट करने वाला हूँ। हम आपसी सहयोग की बात, और एज अ टीचर मुझको ऐसा बोलना भी चाहिए आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या है? सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण तो भारत में क्या है? वोट बैंक की राजनीति होती है। दलित, जो ज़्यादातर जो दलगत राजनीति हमारे देखने को मिलती है हमारे देश में, अल्पसंख्यक जो है वो कई बार क्या करते हैं? अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं? धार्मिक कट्टरता फैलाने की कोशिश करते हैं। सामाजिक आर्थिक सुधार, बेरोजगारी, गरीबी, संसाधन असमान वितरण के कारण जब लोग हताश हो जाते हैं तो वे एक दूसरे के खिलाफ, धर्म के खिलाफ भड़काने लगते हैं। ऐतिहासिक विकृति यानी ऐतिहासिक घटनाओं की वजह से ही हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, संघर्षशील रहते हैं हमेशा ही। शिक्षा और मीडिया का प्रभाव, शिक्षा और मीडिया के प्रभाव अगर हम देखें तो इसके जरिए सांप्रदायिकता को कम किया जा सकता है, लोगों की मानसिकता को बदलाव किया जा सकता है। जैसे आप ही हो तो आप लोगों की जो सोच होगी, यकीनन आप ऐसे संकीर्ण लोगों की सोच से आपकी सोच जो होगी बिल्कुल ही अलग होगी, जो धार्मिक सांप्रदायिकता को क्या करे? बढ़ावा करे। सांप्रदायिकता का वर्तमान परिणाम क्या है? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सांप्रदायिकता का हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो कमजोर हो रहा है ना। सामाजिक एकता के लिए खतरा हो सकता है, राष्ट्र के विकास के लिए बाधा हो सकती है, और अलगाववाद की भावना हमारे देश में उत्पन्न हो सकती है। इन पॉइंटों को आप क्या कर सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातीय आंदोलन जो प्रमुख रूप से जनजातीय कौन से, जो वनों में हुई है, किसी भूमि को लेकर हुए हैं, या अपनी पहचान के लिए जो आंदोलन हुए, उनका क्या प्रभाव पड़ा है? तो भारत में जनजातीय आंदोलन मुख्य रूप से अपनी पहचान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संसाधनों के लिए, रक्षा के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन किसी एक समय तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि औपनिवेशिक काल से ही आधुनिक काल तक आज भी निरंतर जारी है। जंगलों में, जलों के आसपास, या फिर उनकी जो पहचान है उनकी, उनको खोने के डर की वजह से वो आदिवासियों का अपने क्षेत्रों से अटूट लगाव है। वो नहीं चाहते उन क्षेत्रों को छोड़ना, जिसकी वजह से अपनी उस अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो बेसिकली इन आंदोलन के मुख्य मुद्दे क्या है? भूमि का अलगाव। बहुत सारे लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भूमि से हटाया जा रहा है। विकास की परियोजना के नाम पर वहाँ पर बांध बना रहे हैं, वहाँ पर खदानें हैं, है ना? वहाँ पर उद्योग लगा रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ पर उन लोगों को, आदिवासियों को उनकी ज़मीनों से वंचित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो उनके पुश्तैनी अधिकार हैं, भूमि से लगाव का मतलब है जो सदियों से उन्होंने जिन क्षेत्रों में रहते आए, उनका जीवन यापन वहीं पर हुआ, उन सामाजिक संरचना से वो पूरी तरीके से जुड़े हुए थे, वो धीरे-धीरे संरचनाएँ धीरे-धीरे उनसे क्या होते जा रहे हैं? छिन जाते हैं। इसकी वजह से वो आंदोलन करते हैं। अगला है आपका वन्य अधिकार। वन क्षेत्रों में आदिवासियों का पारंपरिक रूप से अधिकार रहा है और आधुनिक वन कानूनों की बनाने के बाद में जंगलों की आवाजाही पर, जंगलों की संसाधनों को यूज़ करने पर उन पे रोक लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि भाई लोग क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम 2006 में लागू कर दिया गया और इन अधिकारों को कानूनी मान्यता देने के बावजूद भी धरातल पर अगर देखें, आज भी संघर्ष लगातार संघर्षशील रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो जंगलों को काफ़ी हद तक इस्तेमाल करने की बार-बार डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्या कर रहे हैं, इसीलिए ये स्वायत्ता की माँग कर रहे हैं, आत्मनिर्णय लेने की बात कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि भई उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उसके स्थान पर अपना खुद का नियंत्रण चाहते हैं वो। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची का उद्देश्य जो है वो क्या करना है, आदिवासियों को स्वायत्ता देना है, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है इन स्वायत्ता में हस्तक्षेप करती है, उनके संसाधनों को छीनना चाहती है, उनके आवासों को छीनना चाहती है। याद रखना आप सभी को। जनजातीय आंदोलन का हमारे देश में क्या-क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो संवैधानिक कानूनों की बात करें तो हमारे देश में कई सारे जनजातीय आंदोलन का प्रभाव ये पड़ रहा है कि भई उनके लिए कुछ ऐसे कानून व्यवस्था बनाए दिए जा रहे हैं ताकि वो भी उन भूमियों का यूज़ कर सकें। हालाँकि जिस हिसाब से पहले यूज़ होता था उस हिसाब से तो नहीं कर सकते। दूसरा, राजनीतिक लामबंदी, यानी आदिवासी जो लोग हैंगे उनको राजनीतिक रूप से जागरूक किया जा रहा है कि वो विभिन्न राजनीतिक संगठन के माध्यम से अपने आप को सक्रिय ज़िंदा रख सकते हैं, अपने आप को अपने क्षेत्रों के लिए लड़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो उनके हाथों से वो चीज़ें चली जाएँगी। अगला अगला क्या है, विकास के मॉडल के नाम पर उनसे उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा है और राज्य के साथ में काफ़ी हद तक उनका संघर्ष भी बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी का, राज्य की राजनीति में महिला आंदोलन की क्या-क्या भूमिका है, उसका वर्णन करना है आप सभी को। तो महिला आंदोलन अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक महिलाएँ जो हमारे समाज का आधा हिस्सा है और आज के ज़माने में महिला जो है वो कई सारे आंदोलनों को लीड कर रही है, हमारे देश को भी लीड कर रही है और जो जीवन को, हमारे जो जीवन जीने के लिए अगर हम कहें तो महिला हमारे समाज का आधा हिस्सा है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं ने काफ़ी हद तक काफ़ी सारे आंदोलन करे और उन आंदोलन को, ऐसा नहीं कि महिलाओं ने केवल वो अपने आंदोलन के अपने लिए नहीं किए, समाज के लिए भी आंदोलन किए। तो भारतीय राजनीति में महिला में जो आंदोलन हुए हैं उसके कई सारे प्रभाव पड़े। सबसे पहला प्रभाव हम क्या देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहला प्रभाव है राजनीति का, राज्य की राजनीति में महिला आंदोलन की भूमिका। चुनाव चुनावी लामबंदी और जागरूक महिला आंदोलन ने महिलाओं को एक संगठित मतदाता के रूप में उभारा है। चाहे वह शराबबंदी कानून की बात करें, यानी महिला जो है वो जागरूक हुई है, उसके साथ हिंसाएं ना हो और महिलाओं ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कई सारे राजनीतिक मुद्दों को उठाया है। इसके अलावा महिलाओं के ऊपर कई सारे पारंपरिक रूप से उन पे असुरक्षा का भाव था या सामाजिक कारणों की वजह से महिलाएं हमेशा दबी आ रही थी, तो महिलाओं ने क्या किया, उनके खिलाफ भी आंदोलन किए हैं। जैसे इसमें घरेलू हिंसा है, बलात्कार है, दहेज प्रथा है ना, या उनकी सुरक्षा से संबंधित मामला। इसके अलावा नेतृत्व का मामला, तो महिलाओं ने जमीनी स्तर पर नेतृत्व करने के लिए भी मुख्य भूमिका निभाई है। भारत में पंचायती राज में 33%, कई राज्यों में 50% का आरक्षण है और कई महिलाएं जो है वो स्थानीय स्तर पर भी अपने शासन प्रशासन में मुख्य भूमिका निभा रही है। इससे फ़ायदा क्या मिला है, इससे महिलाओं के लिए जो लोक कल्याण कार्य है उसमें फ़ायदा पहुंचा है महिलाओं को। जेंडर आपका बार्टनिंग इसमें फ़ायदा पहुंचा है और महिलाएं अपने लिए निर्णय वगैरह जो भी लेना है वो ले पा रही हैं। अगर हम बात करें तो महिलाओं का आलोचनात्मक क्या है, ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाएं जो है वो काफ़ी हद तक पुरुषों के अधीन मानी जाती है। इसके अलावा महिलाएं जो हैं वो केवल कागज़ों पे ही सशक्त दिखाई दे रही है। महिलाएं काफ़ी हद तक आज भी शिक्षा या अन्य अधिकारों से अपने वंचित है, जहाँ पर महिलाओं को अपने हिसाब से रहने, शादी करने का या कहीं भी आने जाने का, ये ऐसे अधिकार आज भी महिलाओं को नहीं मिल पा रहे। अब कई राज्यों में विवाद हैं, किस बात को लेकर, जल के बंटवारे को लेकर, सीमा के विवाद को लेकर कौन-कौन से हैं, उसको समाधान करने के लिए सरकार क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो अंतर्राज्यीय विवाद वो होते हैं जो 2 राज्यों की या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में होते हैं। जैसे कई बारी वो क्यों होता है, वो प्राकृतिक संसाधनों के कारण होता है, जैसे खास तौर पर जल जल विवाद को लेकर। भारत में अधिकांश नदियाँ किसी एक राज्यों में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा राज्यों में होकर गुजरती है
उस जल का उपयोग केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक से ज़्यादा राज्य करते हैं। वो कृषि कार्य में, औद्योगिक कार्य में, सिंचाई के लिए, है ना? इसके अलावा पीने पानी के लिए या आम ज़रूरतों के लिए वो उसका इस्तेमाल करते हैं और कई बार उस पे बाँध बनाने की बात चलती है जिसकी वज़ह से दूसरे राज्यों को इस बात का भय हो जाता है कि हमें जल नहीं मिलेगा और जिसकी वज़ह से राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है जिसमें कावेरी जल विवाद है आपका, सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद है, ये सारे के सारे विवाद हैं। और सीमा विवाद का मतलब कई राज्यों के बीच में अगर हम देखें, राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का सीमांकन में कई सारी उसकी गलतियाँ रह गई हैं, उसकी वजह से मानचित्र में अस्पष्ट रूप से राज्यों का विभाजन किया गया है, जिससे 2 पड़ोसी राज्यों में सीमा के विवाद को लेकर कई बारी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। राजनीतिक लाभांश के ऊपर कई बार केंद्र सरकार ने क्या किया है, राज्यों को इस हिसाब से विवादित बना के छोड़ दिया है जिसका लाभ केंद्र को मिलता रहता है। विकास बनाम अधिकार यानी कई राज्यों ने अपने क्या किया है कि कई राज्यों द्वारा अपने क्षेत्र में बांध बनाने के संसाधन दोहन की योजनाएं पड़ोसी राज्य के हितों के प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी राज्य ने बांध बना लिया, अब कल को वो पानी जब बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं तो दूसरे राज्य में क्या होता है, वो बाढ़ का कारण बन जाता है। याद रखना आप सभी को, तो उसका कई सारा बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अब इसके लिए समाधान और साथ ही साथ में हमारे देश में इसको सुरक्षा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो संवैधानिक प्रावधान क्या 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 है, अनुच्छेद अनुच्छेद 252 और 262, इसमें क्या किया गया है कि भाई राज्यों में अगर नदी के जल को विवाद है, कोई उस बात को लेकर विवाद है तो उसको क्या किया जाए, उसको ठीक किया जाए। याद रखना आप सभी को, ऐसा अधिनियम बनाया जाए। दूसरी बात क्या है, तो अनुच्छेद 263 है, इसके अंदर ये कहा गया है कि हम अंतर्राज्य परिषद बनाएंगे, हम ऐसा परिषद बनाएंगे अगर कोई भी मुद्दा ऐसा है जो 2 राज्यों में विवाद का कारण है, जल को छोड़कर कोई दूसरा मुद्दा है तो उस मुद्दे को वो क्या कर सके, सुलझा सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो न्यायिक हस्तक्षेप भी हुआ है, न्यायाधिकरण भी हुए हैं, कोर्ट में फैसले गए और कोर्ट में फैसले ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। कई सारे ऐसे ट्रिब्यूनल का मतलब है न्यायाधिकरण हुए हैं, आयोग बनाए गए हैं आयोग के टाइप के, और वो उसकी समस्याओं को पूरी तरीके से निरीक्षण करती है और उसके समाधान करने के लिए ये निर्णय भी लेती है। कई बार केंद्र सरकार इसमें राज्यों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करती है। याद रखना आप सभी को, जैसे गृह मंत्रालय है ना, जल शक्ति मंत्रालय, इस तरीके से कई सारे वो मीडिएटर के रूप में काम करती है। सहकारी संघवाद का एक उदाहरण मिलता है कि दोनों मिलजुल कर काम करें। याद रखना आप सभी को। अगला, नक्सलवाद या वामपंथी जो राज्य हैं उनके उनमें उदय के क्या कारण है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। वामपंथी राज्य क्यों उदय हो रही है, अगर आप देखोगे नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल में 1967 में शुरू हुआ था, दार्जिलिंग में नक्सलवाड़ी नामक गांव में हुआ था, इसीलिए नक्सलवाद कह दिया। इसमें चारू मजरूमदार, आपका कानू सान्याल और इसके अलावा आपका जंगल संथाल इसमें महत्वपूर्ण रूप से मुख्य भूमिका निभाते थे। ये बेसिकली ये आंदोलन क्यों हुए, क्योंकि कुछ सामंत थे यानी कुछ अमीर लोग थे जमींदार के टाइप में, वो क्या करते थे, लोगों का शोषण करते थे, लोगों से कार्य कराकर उनको नाम मात्र पैसे देते थे। और इसके खिलाफ में ये क्या था, एक संघर्षशील आंदोलन था जिसमें यह था कि भाई अमीरों से छीनकर गरीबों को देना था इनको। हालांकि इस वजह से काम बुरा नहीं था, काम अच्छा था, लेकिन जो करने का तरीका था इनका ये गलत माना गया और ये थोड़ा सा भूमिगत होकर उग्रवादी आंदोलन चलता रहा। आज भी देखोगे कई राज्य ऐसे हैं भारत के अंदर जो नक्सलवाद से जूझ रहे हैं। याद रखना आप सभी को। और नक्सलवाद का प्रमुख कारण क्या है, तो उनका आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, सामाजिक शोषण हुआ है, जिसकी वजह से भू सुधार सरकार कानून उनके लाने में विफल रही है, प्रशासनिक रूप से उनको लाभ नहीं पहुंचा है और बहुत सारे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, जिसकी वजह से राज्य उनको सुरक्षात्मक दृष्टिकोण का आश्वासन देती है, कहती है कि आज के ज़माने में हम सुरक्षात्मक 2 तरीके अपनाएंगे। एक तो क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, जिन जिन राज्यों में जिन जिन स्थानों पर जो ये नक्सलवादी हैं हम क्या करेंगे, हम उनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, हम वहाँ पर उनके साथ संघर्ष करेंगे। दूसरा क्या है कि हम उनके साथ बातचीत कर कर उनकी जो समस्या है उन समस्या को समाधान करके हम अपने देश की प्रगति की दिशा में काम करेंगे। तो ये 2 मुद्दे मुख्य रूप से माने जाते हैं, आप सभी को याद रखना है इसके बारे में। इसके अलावा भारत में कुछ अलगाववादी आंदोलन हुए हैं, जैसे उत्तर पूर्व राज्य में हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है, उत्तर पूर्व राज्य में अगर आप देखोगे तो मिजोरम में हुआ है, मणिपुर में हुआ है ना, असम में हुआ है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम देखें तो बात करें, अगर हम देखें तो ये भी आंदोलन बेसिकली क्यों है अलगाववादी आंदोलन, तो इसका भी रुख सिंपल सा है कि सरकार द्वारा इन राज्यों में लगातार ध्यान नहीं दिया गया और ये लगातार धीरे धीरे विकास में पीछे रह गए। इसके अलावा इनके साथ भेदभाव हुआ है राज्यों के साथ के अंदर, राज्य के अंदर बड़ी बड़ी जो कम्युनिटी है वो काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर दी जा रही है। तो भारत में अलगाववादी आंदोलन जो है वो सीमावर्ती राज्यों में ज़्यादातर देखे गए, जहाँ पर जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, भाषा के आधार पर, विकास के आधार पर वो क्या है, राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ हो गए।
बेसिकली, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट है वो बाकी राज्यों की तुलना में पीछे रहा है। जम्मू कश्मीर में तो आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ मौजूद है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों का भी हाथ है कि वो भारत से अलग हो जाए। भारत संघर्षशील रहा है लगातार इसकी वजह से, और कई राज्यों में तो इनके जो अलगाववादी आंदोलन है वो कोई नए नहीं बल्कि बहुत पुराने हैं, औपनिवेशिक शासन काल से ही चले हुए आ रहे हैं। तो याद रखना आप सभी को। ऐतिहासिक संदर्भ में अगर देखेंगे तो विविधता और अलगाववाद, पूर्वोत्तर में 200 से ज़्यादा ऐसी जनजातियां हैं, समूह हैं जो वहाँ पर रहती हैं, और स्वतंत्रता के बाद भी अगर देखें इन समूहों ने दिल्ली के प्रशासन और उनकी विशेषता की पहचान के लिए खतरा, देखो दिल्ली की जो सरकार है वो उनको सुरक्षा देने के लिए, या जो केंद्र की सरकार है वो उनको सुरक्षा देने में असफल रही है, जिसकी वजह से। इसके अलावा नागालैंड है, वहाँ पर जो है स्वतंत्र नागा राज्य की मांग हो रही है। असम में जो है वो जो बाहरी लोग हैं उसको बाहर निकालने की मांग हो रही है कि। इसके अलावा अगर हम बात करें मणिपुर में भी ऐसे आंदोलन है, आपका मिजोरम वगैरह में भी ऐसी आंदोलन हो रहे हैं। तो यहाँ पर राज्य की प्रतिक्रिया क्या हुई है? राज्य ने पहली बात तो प्रयोग करने की कोशिश करी है, सेना वगैरह को वहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करी है। दूसरी बात क्या है कि भाई उनके लिए कुछ विशेष कानून बना दिए गए, जिसमें उनके लिए क्या है शांति और स्वायत्ता दे दी गई है, विकास के लिए उनके लिए एजेंडे तय कर दिए गए क्या क्या काम करना है। और जम्मू कश्मीर के बारे में तो आप सभी को पता ही है कब कब क्या क्या हुआ है। आई होप आपको ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये है, जिसमें भारत में राज्य स्वायत्ता आंदोलन कौन कौन से। तो स्वायत्ता आंदोलन यही वाले आंदोलन आप इसके अंदर चाहो तो, जो भी ऊपर पिछले वाले क्वेश्चन में आपने लिखा है वो इसके अंदर आप चाहो तो लिख सकते हो। पंचायती राज्य संस्था, उसके राज्य स्तर पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की राजनीति में एनजीओज वगैरह की जो भूमिका है, इन क्वेश्चनों को भी आप कर लेंगे। इसके अलावा जो वर्तमान समय में केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध में जो परिवर्तन आए हैं उनके क्या क्या कारण है, इसके बारे में आप सभी का है क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर होंगे। ये जो क्वेश्चन बाकी आप आगे के नीचे हैं वो क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के हैं, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में से अगर आपने ऊपर से जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो आपके एग्जाम बहुत अच्छे से जाएंगे। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। बाकी मैं आप लोगों को इस पीडीएफ को दिखा दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रॉल करके रोक करके पॉज करके देख सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 28 क्वेश्चन इसके अंदर हमने आप लोगों के लिए इंक्लूड करें। ये सारे वही क्वेश्चन है जो हमने आप लोगों के लिए ऊपर बताए थे, बस अलग अलग तरीके से इसमें जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हो गई। आई होप आपको एक पसंद आया होगा। बाकी मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।